वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस विद मी। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा, थर्ड चैप्टर के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मौर्यकालीन कला। इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्म के नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। और इस टाइम पे ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंश थे। और ऐसे ही समय के चलते चलते 3वीं शताब्दी में मौर्य काल के सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में श्रमण परंपरा को संरक्षण प्रदान किया था। इस टाइम पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के टाइम पे यक्ष पूजा का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे समय के साथ साथ यक्ष पूजा आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्मों में विलीन हो गई। फिर हमने पढ़ा था इस कला मौर्यकालीन कला में खंभे, मूर्तियां और सरकृत वास्तुकलाओं का भी निर्माण हुआ। हमने देखा कि इस टाइम पे एक सिंह शीर्ष स्तंभ भी स्थापित किया गया था। इस टाइम पे बहुत सारे स्तंभ बनाए गए, विहार, स्तूप बनाए गए। और हमने देखा बिहार में बसरा, बखिया, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा सरकृत गुफाओं का निर्माण किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में सनकिसा और सारनाथ में सिंह शीर्ष का निर्माण किया गया। आगे चलकर हमने देखा, इसी पार्ट में आगे हमने देखा दीदारगंज पटना में यक्षिणी की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया और स्तूप और विहारों का भी निर्माण किया गया। बिहार में राजगृह, वैशाली, बेतद्वीप, पावा में स्तूपों का निर्माण किया गया। वहीं नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम तथा यूपी में कुशीनगर और पिपलीवन आदि जगहों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा के नाम से उत्कीर्ण करती हुई गुफाएं दिखाई गई। वहीं पर चलिए और आगे हमने देखा था, ये देखिए ओडिशा में धौली नामक स्थान पर गुफाओं का निर्माण हुआ। लोमस ऋषि की गुफा पटना बिहार में थी और बिहार में बार की पहाड़ियों में लोमस ऋषि की गुफा थी। वहीं पर मेरे पास सिंह शीर्ष सारनाथ में स्थित है। यह वाराणसी के सारनाथ में स्थित है और यह लगभग 100 वर्ष पहले खोजा गया। और इसमें मेनली ये स्तंभ को 5 भागों में बनाया गया है। इसमें हमने देखा कि 5 भागों में यह स्तंभ पूरी तरीके से निर्मित है। पहले भाग में स्तंभ है जो कि कई भागों से टूट चुका है। दूसरे भाग में इसकी कमल घंटिका जो कि आधार है। तीसरे भाग में इसमें एक ढोल बना हुआ जिसपे 4 पशु घूम रहे हैं। और फिर चौथे भाग में देखा 4 तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियों में और एक सर्वोपरि पर धर्मचक्र पहिया बनाया गया। और यह सिंह शीर्ष सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन के प्रतीक के रूप में बनवाया था। धम्मचक्र प्रवर्तन मतलब गौतम बुद्ध ने जब पहली बार उपदेश दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यक्षिणी दीदारगंज। यह हमें कहाँ मिलती है? ये यक्षिणी की मूर्ति है। देखिए कितनी उत्कृष्ट कलाएं थी उस टाइम की। हर पत्थर की बनी है, फिर भी हर अंग प्रत्यंग को बिल्कुल ऐसा लग रहा है वास्तविक में, मानो की वास्तविक आकृति हो। हाथ में चामर चौरी पकड़े हुए यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है, वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पालिश की हुई है। यक्षिणी को दाहिनी हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है। इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। चेहरा एवं कपोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए है जो पेट तक लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिर रही है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए है और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी ओजों में दृष्टिगोचर होता है।
सिर के पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी है, पीठ खुली है, पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौरी को प्रतिमा की पीठ पर कटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसा कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे अनेक स्तूप हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। ये भाग या हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहे, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़ दिए गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकार और मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफी गुंजाइश होती है और वे अपने यथा आवश्यक परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं उकेर सकते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों, कमल सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप में संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, लेकिन मूर्तियां या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृहत्याग, ज्ञान को बुद्धत्व प्राप्ति, धम्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण यानी कि जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया। जिन जातक कथाओं का अक्सर उनके स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है, वे मुख्य रूप से छदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रूरू जातक, सिद्धि जातक, वेशांतर जातक और श्रम जातक से हैं। इसमें हमने देखा, इस पाठ में हमने देखा मौर्यकालीन कला में मेनली हमने क्या देखा कि मौर्य काल में ज़्यादातर स्तूप, स्तंभ और शैलपट गुफाएं, इनका भी निर्माण किया गया है। स्तूप क्या होते हैं? स्तूप वे होते हैं जो कि गौतम बुद्ध की स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? स्तूप। और स्तूपों में मेनली स्तूप कौन कौन से हमने पढ़े? इसमें बिहार में है राजगृह, वैशाली और वेदद्वीप तथा पावा। और नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, तितलीवन। और वहीं महाराष्ट्र की, वैसे तो गुफाओं के नाम दिए गए हैं, गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं, गुफाओं में जो उन पे किसी भी चित्रकार का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें मिले गुफाओं में चित्र महाराष्ट्र की पीतलखोड़ गुफा में। उसमें क्या देखा गया? उसमें देखा गया कि चित्रकार का नाम उत्कीर्ण है, उसमें कलाकार कान्हा, और वहीं कोंडाने गुफा में उनके शिष्य बालक का नाम उल्लेखित है। ऐसे ही उड़ीसा और धौली में भी ये गुफाएं में, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चट्टानों को काट काट कर गुफाओं का निर्माण किया गया। वहीं ये लोमस ऋषि की गुफा है, इसमें जब हम अंदर घुसते हैं तो देखते हैं पहले आयताकार कक्ष है, आगे चलने पर उसके अंदर एक गोलाकार है। यही इसी के साथ में ये चैप्टर समाप्त होता है। और आज हमने फाइन आर्ट्स 11th क्लास की NCERT फाइन आर्ट के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर था प्रागैतिहासिक काल सभ्यता, दूसरा था सिंधु घाटी की कलाएं, और तीसरा है मौर्यकालीन कला। धन्यवाद।